सरकार से एलजी साहब से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारी ज़मीनों को रेगुलाइज करें। एलजी साहब, ये हमारे बच्चे, ये हमारी माएँ सड़कों के ऊपर, आज देखो हालत हम लोगों की। और जम्मू कश्मीर में इतनी ज़मीन है, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा? हमें क्यों सुरमा बठिंडी को टारगेट किया जा रहा है? ये कौन सी आफत आन पड़ी आपको? क्या ज़रूरत पड़ गई हमारी एक मुट्ठी भर ज़मीनों की? छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, हमारे ऊपर गोली चला दीजिए अगर आपको हमारे घर की ज़रूरत है, हमारी ज़मीनों की ज़रूरत। दिन निकाले, हमारे घर नहीं टूटने, हम घर टूटने। पढ़ाई कौन करेगा सर? पहले घर जरूरी है या पढ़ाई? आप खुद बताइए ना। अगर हमारे पास घर ही नहीं है, हम पैसे कहाँ से भरेंगे स्कूल में? आप खुद बताइए। IDPS का नाम आ गया, IDPS का कहीं कहीं स्कूलों में तो नाम आ गया, स्कूल भी तोड़े जा रहे हैं। हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा? हमने सोचा था कुछ कहीं फ्यूचर बनाएंगे अपना बड़े बड़ा होके, मगर अब तो ये फ्यूचर ही बना है। तो ये पाकिस्तान या इस तरह की बात करते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। अगर पाकिस्तान है तो फिर आपने बसने क्यों दिया? आज केंद्र में आपकी सरकार है, अगर ये इस तरह का है तो आप इन लोगों को हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाते? इन लोगों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजते? एक तरफ तो आप खुले कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप इनको जो है यहाँ पर बसा भी रहे हैं, तो ये बेकार की बातें हैं। इन बातों के ऊपर ना हम कोई विश्वास करते हैं। हाँ, ये हिंदुस्तानी है। और ये आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम मलिक मार्केट ईदगाह में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा जो बठिंडी सुजमा मलिक मार्केट के लोग हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार आज चौथा दिन है इन लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे हर किसी के हाथ में जो है वो तिरंगा झंडा है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट शकील अहमद साहब, बातचीत करेंगे। शकील सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट आज चौथे दिन में जा चुका है और बच्चे भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं और छत की मांग कर रहे हैं कि छत जो हमारे सर पे है उसको हमारे सर से छीना ना जाए। डैंग साहब, शुक्रिया। मैं देखता रहता हूँ कि आपने हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई, हमेशा उन लोगों की आवाज़ उठाई जिनको कोई सुनता नहीं है। शायद उनको कोई मजहबी रंग दिया जाता है तो, लेकिन मैं आपको इसके लिए बधाई का पात्र मानता हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि लगातार चौथा दिन हो गया है। चौथे दिन में ये लोग अपने दुकान बिज़नेस, जिसका घर बार सारा एक दुकान पे चलता है, कोई एक रेडी लगाता है, उसने वो तक अपना आप छोड़ दिया है कि एक बार ये वन स्पॉट, जैसे एक बार ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर जाता है ना, तो उसको अगर दिखाई देता है कि अगर वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने जा रहा है, अगर उसको कुछ और साथ में कोई और अदर प्रॉब्लम्स नज़र आती है तो उस टाइम उसकी सर्जरी कर लेता है। वो ये बाद में नहीं देखता कि मैंने इसे लिया था नहीं लिया था। वही लोगों में आज एक आशा की किरण नज़र आई है कि शायद ये वो वक्त आ गया है कि मजबूत केंद्र में मजबूत सरकार है, शायद यही एक फ़ैसला ले सकती है लोगों के हित में। क्योंकि ये जो मैं अभी इस एरिया के बारे में बताऊंगा, बठिंडी, सुजमा, चौआदी, छन्नी रामा, जहाँ पे ये हम मलिक मार्केट में हम खड़े हैं, सामने वे मॉल है, इससे पहले भी यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई है। मैं एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि आपके दोहरे मापदंड जो है ना वो लोगों को समझ नहीं आ रहे। पिछली बार आपने बोल दिया, अब के बार आप बोल रहे हैं कि जो कमर्शियल दुकान है अगर उस पर रेजिडेंशियल है तो उसको नहीं छेड़ा जाएगा। तो मैं बस ये पूछना चाहूँगा, जो ये पिछली बार आपने तबाही की, बिना सोचे समझे बस जेसीबी का मुंह उठाया और चलते हुए नज़र आए, उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के आशियाने गुजर गए, जिनकी दुकानें नीचे थी ऊपर उनका घर था। वो बच्चे बेचारे, उन्होंने अपना स्कूल माइग्रेशन करना पड़ा, यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाके एडमिशन लेनी पड़ी। आज ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के जहनों में एक खौफ पैदा हो गया है, शायद मेरा माँ बाप कोई क्राइम करता है स्टेट के ख़िलाफ़, तो इसलिए इनको एजिटेट करने की ज़रूरत है। वो आज अपने माँ बाप को कोई इंस्पिरेशन की नज़र से नहीं देख रहा है। वो आज समझता है शायद मेरे माँ बाप ने कोई गलती की है, कोई स्टेट पे एनक्रोच की है। लेकिन मैं ये वाज़िया कर दूं, ना बच्चा गलत ना बच्चे का माँ बाप गलत। यहाँ पे जो लैंड थी लोगों के पास, 2 मरले 4 मरले 10 मरले जितने भी थी, उन लोगों ने उस पर अपना आशियाना बनाया। बदकिस्मती लोगों की ये भी थी कि उनके पास सरकारी कागज़ नहीं थे, रजिस्टर्ड लैंड नहीं थे, उनके बावजूद बेचारों ने फाइनेंस करवाया बैंकों से, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट
डैंग साहब, अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस पे अपना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लगा के कोई एक लोन लेंगे तो उसका 7.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन ये लोग अपनी लिमिट्स लेते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंकों से लोन लेके, पर्सनल लोन लेके घर बना के आज उसके बच्चा जब जवान हुआ उसने भी उसी घर पे इन्वेस्टमेंट की। उसने नहीं देखा कि ये मेरे बाप ने इनक्रोच किया है या कुछ है, उसने उसी पे और पैसा, उसने अपनी मुलाजमत की, दिहाड़ी लगाई, उसने बेचारे ने एलईडी लगाई, उसने फ्रिज लगाया, उसने कूलर लगाया, उसने अपने ओवन लगाया, किचन चलाई। आज उसको पता लगता है उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही जा रही है। तो ये लोगों का जो ज़ोर शोर है, ये लोग हक पे हैं। मैं इनको बधाई का पात्र देता हूं कि पिछले 3 दिन से, मैं बार बार बोलूँगा, 3 दिन तक जनाब ये जम्मू वाले कभी भी एजिटेशन के हक में नहीं रहते हैं, लेकिन जब इनकी जान पे आ जाती है तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आज ये जो बार बार आज इनका नारा भी चलने लग गया है कि जो सरकारी ज़मीन है वो ज़मीन हमारी है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहूँगा लास्ट में कि एक बार इंसाफ की नज़रों से देखा जाए और इनको ज़मीनी हकूक़ रजिस्टर्ड लैंड की शक्ल में दिए जाएं। सर, जिस तरह से वर्बल स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि 5 से 15 मरला तक जो जगहें हैं या जो जिन पे मकानात बने हुए हैं उनको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इतना डर क्यों है? जनाब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर इससे पहले कोई भी कॉलोनी रेगुलाइज हुई, क्या उसमें मापदंड था कि कमर्शियल और ये लिमिटेड लैंड का कोई कंसेप्ट था? उसमें तो जिसकी पोजीशन में थी उस टाइम उनको दिया गया। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ डिफरेंट क्यों? एक पे एक कानून तो दूसरे बाई पे दूसरा कानून। हमारे ये साथ में नियर बाई छन्नी हिम्मत, नानक नगर रेगुलाइज हुआ, उनके कमर्शियल के रेगुलाइजेशन के रेट अलग थे, वो लिए जाएं। अगर इनमें से कोई भी आदमी, अगर सरकार नोटिफिकेशन निकालने के बाद कोई पैसा ना जमा कराए तो हम सबसे पहले बोलेंगे जेसीबी सरकार ना खर्चा करे, हम खुद उस पर जेसीबी चलाएंगे। लेकिन जो दिल से अपना पैसा देना चाहता है वॉलंटरली और नॉमिनल रेट, कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, उनको दे के, लोगों के हक में दे के लोगों की दुआएं ले लें, बददुआएं ना लें। मुश्किल साहब, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मेमोरेंडम सौंपा गया है? जिस तरह से बार बार एसडीएम साहब यहाँ पे आकर के ये कह रहे हैं कि मेमोरेंडम आप दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। तो मेमोरेंडम अगर दिया है तो क्या है और उसमें क्या मांगी की गई है? मेमोरेंडम में जनाब जो यहाँ की कमेटी बनी हुई है, मजीद मलिक साहब हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, 4 चंद लोग हैं जिन्होंने ये मेमोरेंडम भी बनाया है। सर, एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ रहती है, अगर आपको लिखत चाहिए तो लिखत भी आज उन्होंने तैयार किया हुआ है। आज तो उन्होंने 500 लोगों के साथ में सिग्नेचर करवाए हैं, तो मुझे लगता है अभी तो 500 कम है क्योंकि वक्त की किल्लत थी। तो ये तो लोग कम से कम 10,000 तो फैमिलीज़ हैं, तो मल्टीप्लाई करें आप 3 तो ये 5-10 लाख की आबादी है। इस आबादी ने रिटर्न अगर एक से लेने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चंद जो मेमोरेंडम बनाया हुआ है, जो लिखित रूप में देने के लिए तैयारी की है, तो आज जो इन्होंने कमेटी ने ये बोला गया था कि हम वहाँ पर जाके नहीं देंगे, हमारे एसडीएम साहब हमारे बीच में आए ताकि लोगों को भी लगे कि जो कमेटी काम कर रही है वो सिर्फ आप लोगों को गुमराह नहीं कर रही है। आप लोगों के समक्ष सबों के सामने मेमोरेंडम दिया जाएगा। मेमोरेंडम लेके एसडीएम साहब लोगों को वाजिया करके जाएं कि जो नोटिस अभी तक निकले हैं उन पे कोई एक्शन नहीं होगा या उनको रिवोक किया जाएगा, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेती है तब तक हम लोग भी उसका ध्यान में नज़र रखेंगे। एसडीएम साहब आ रहे हैं? हाँ, अभी आश्वासन दिया है कि वो यहाँ पे आएंगे, उनके हैंड बाय हैंड उनको दिया जाएगा लोगों के बीच में। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने जनाब। ये थे एडवोकेट शकील साहब, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका भी व्यू जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जोरावर सिंह जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, और यहाँ पे जो ईदगाह में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। जोरावर जी, कैसे देखते हैं ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएँ यहाँ पे आई हुई हैं, हाथों में तिरंगे हैं, कैसे देखते हैं? धन्यवाद आपका कि आप लोग हमारे दुख में शामिल हुए हैं। इस वक्त ये हमारी एक बहुत दुख की घड़ी चल रही है, क्योंकि एक ऑर्डर जो निकला है उसमें ये लिखा है कि जितनी भी स्टेट लैंड है, घाह चराई है या रोशनी एक्ट के तहत जितनी भी जगह है लोगों के पास, वो रिट्राइव की जाए। तो इसमें हमारी स्टेट तकरीबन 70% अफेक्टेड हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस कानून से काफ़ी सारे लोगों का जो घर टूट सकते हैं, ज़मीनें उजड़ सकती हैं, कमर्शियल दुकानें भी टूट सकती हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट तो एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी। अगर आप किसी का घर तोड़ोगे तो वो मुश्किल से अपने गुजारे में चल रहे होंगे, तो वो कहाँ पे दोबारा सेटल होंगे। अभी जो नेशनल बजट आया उसमें तो करोड़ों रुपये आवास योजना के लिए रख दिए गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिनके घर बने हैं उनको रेगुलाइज कर दिया जाए।
दूसरी बात, जिनके पास थोड़ी कमर्शियल है वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है उनका, वो लोग वहाँ से अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो मैं कहूँगा जैसे गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा दिल किया है कि 15 मरले तक जिनके पास भी जगह है वो रेगुलाइज कर दी जाएगी। मैं अपनी तरफ से, पूरी बरादरी की तरफ से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये एक अच्छा स्टेप लिया है। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ वो जल्दी ही, जो मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो जल्दी इसको एक रिटन आर्डर में वो निकालेंगे और उनके दिल में ये है कि वन टाइम एग्जाम्पशन हम करेंगे एक टाइम के लिए। ये चाहे कोई ज़मींदार है, चाहे कोई कमर्शियल में है, चाहे रेजिडेंशियल में है, उनको सेटल करने का उनका जो मन है वो बना हुआ है। मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे अगर कोई ज़मींदार है उसके पास भी अगर कोई 20-25 कनाल लैंड है तो उसका परिवार चल रहा है, उसके घर के 4-5 मेंबर वहाँ से खाना भी खा रहे हैं, परिवार भी चल रहा है। तो इसमें अगर उसके पास ज़मीन रहेगी तो उसका परिवार चलता रहे, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट उनको भी हो जाएगी। और जो कमर्शियल वाली बात है वहाँ पर भी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी चल रहा है। तो अगर एक कंडीशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी जगह पे बड़ी मजबूरी है, अब वाइडन है रोड में, कि अगर रोड को वाइडन करना है, वो गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी है तो उसमें अगर जो लोग आ रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको जो रेगुलाइज जो ज़मीन का रेट है वो रेट उनको भी दे दिया जाए, ताकि वो लोग अपना रहन बसेरा या अपना सोर्स ऑफ इनकम किसी दूसरी जगह पे कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये जो लोग सारे इकट्ठे हुए हैं इनका दर्द गवर्नर साहब ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने सुनते ही जब ये बात कह दी है कि रेजिडेंशियल को नहीं छेड़ा जाएगा, अब वो कमर्शियल और जो एग्रीकल्चर है उसके लिए भी ऐसा बेहतरीन कानून, एक पॉलिसी बना के ले आएँ। तो मैं चाहूँगा जो अगर 20 लाख कनाल लैंड का पैसा अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट को आ जाता है तो स्टेट में सभी घरों में, यहाँ 20 लाख घर भी हैं तो 20 लाख घरों को बिजली भी फ्री हो जाती है। जो एक सोचने वाली बात है कि इनसे पैसा लो, ये देने के लिए तैयार हैं। और उधर हमारे जो इस टाइम हमारी ट्रेरी में भी पैसा थोड़ा कम चल रहा है, तो एक पैसा इकट्ठा हो जाएगा जिससे हमारी एक बिजली भी पैदा हो जाएगी, हमारे सैकड़ों नौजवान भी लग जाएंगे, हमारे इंजीनियर भी लग जाएंगे, हमारे स्किल्ड लेबर भी लग जाएगी और हमारे यहाँ बिजली भी बहुत कम रेट से मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ हमारे ये सुझाव है ऑनरेबल गवर्नर साहब को कि इनसे पैसा लो, पैसा इकट्ठा करो और अपने जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उनका करो, ये भी रेगुलाइज हो जाएंगे और वो भी हमारे चलेंगे। तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली आप। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जोरावर सिंह साहब, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अब्दुल रशीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भटिंडी सुजमा के निवासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अब्दुल रशीद साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जो प्रोटेस्ट है और हर महिला के हर हाथ में जो है झंडे दिख रहे हैं, हर बच्चे के हाथ में झंडे दिख रहे हैं? ये बड़ी एक दुख की बात है कि आज हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें, बच्चे मजबूर हो गए, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून निकाले जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया। ऐसा खौफ पैदा हो गया तो लोग रात को नहीं सो रहे, बच्चे रात को नहीं सो रहे, हम खुद नहीं सो रहे, क्योंकि हम लोग मजदूर तबका था, एक हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, अनपढ़ता थी, तो हम बहुत, ये लोग बहुत पुराने बैठे हुए हैं, 47 से भी बहुत पुराने बैठे हुए हैं। मैं अपने बाबा जी का नाम बता सकता हूँ, परदादा जी का नाम बता सकता हूँ और परदादा जी के फादर साहब का भी नाम बता सकता हूँ। मैं तभी बता सकता हूँ जब हम इधर से के रहने वाले, अगर वो कहीं बाहर से होते तो मैं नाम कैसे बता सकता। तो ये पहला नंबर मैं एक चीज़ कहूँगा, जब महाराजा गुलाब सिंह ने इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को ख़रीदा गया, इसका पैसा भरा गया, इस ज़मीन का पैसा भरा गया, जो उस टाइम इस ज़मीन के ऊपर था वो महाराजा गुलाब सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने लोगों को ज़मीन गिफ्ट में दी। लोगों को ज़मीन, ये नॉलेज में नहीं है लोगों को, लेकिन लोगों को ज़मीन उन्होंने गिफ्ट में दी, लोगों को बसाया काश्तकारी करने के लिए, क्योंकि ये ज़मीनें बिल्कुल बुरान थी, ये ज़मीनें बिल्कुल बुरान थी, उनको काश्तकारी करने के लिए बसाया। लोग बेचारे वहाँ जहाँ बसाया वहाँ बैठ गए, किसी ने गुजारा अपना इतनी मुश्किल से किया, 2-2 दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं था इस जगह, रोटी नहीं थी, क्योंकि लोग बेचारे इतनी मेहनत मशक्क़त करते थे। हमने खुद, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा, हमने खुद नमक के साथ रोटी खाई हुई है, प्याज के साथ रोटी खाई हुई है, और हमारे पाँव में चप्पल नहीं होती थी, चप्पल नहीं होती थी,
तो हमने बहुत दिन देखे हैं, लेकिन आज हमारे घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब उससे पहले हमें मार दो, लेकिन हमारे घर आपका ज़रूरत है इस ज़मीनों की, हमारे घरों की, ऐसे ही ले लो, हमारे ऊपर बुलडोजर चला दो, हमारे ऊपर गोलियां चला दो, हमें उससे पहले मार दो। लेकिन हमें ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती जो हमने पहले भी 50 साल काम किया, पहले भी 50 साल मेहनत की, लेकिन आज उस मेहनत का क्या होगा अगर हमारे मकान गिरा दिए जाएंगे, तो उस मेहनत का क्या फ़ायदा। हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। इससे बेहतर है हमारे ऊपर बुलडोजर चलाओ, हमारे ऊपर गोलियां चलाओ, हम मरना मंजूर करते हैं। ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हम सरकार से, एलजी साहब से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारी ज़मीनों को रेगुलाइज करें। एलजी साहब, ये हमारे बच्चे, ये हमारी माँ सड़कों के ऊपर, आज देखो हालत हम लोगों की। और जम्मू कश्मीर में इतनी ज़मीन है, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा, हमें क्यों जम्मू सुनमा बठिंडी को टारगेट किया जा रहा है। ये कौन सी आफत आन पड़ी आपको, क्या ज़रूरत पड़ गई हमारी एक मुट्ठी भर ज़मीनों की। छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, हमारे ऊपर गोली चला दीजिए। अगर आपको हमारे घर की ज़रूरत है, हमारी ज़मीनों की ज़रूरत है, हमें मार दीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी कॉलोनियों को रेगुलाइज करें। मलिक साहब, जो हमारी जायज़ फीस पर बनती है हम देने के लिए तैयार है। सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार की तरफ से जो है स्टेटमेंट्स आ रही है कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, 5 से 15 मरला तक के जो मकान बने हुए हैं, जो ज़मीनें हैं, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। देखो, ऐसे कोई भरोसा नहीं है इनके ऊपर, हमें रिटर्न में लिख के दे, ऐसे कोई भरोसा नहीं है, हमें रिटर्न में लिख के दे। जो बेचारे ज़मीन काश्तकार लोग भी हैं, ये 15 मरले की बात नहीं है, लोगों ने गाय रखी, बकरियां रखी, भैंसें रखी, अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई नौकरियां नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, ये बेचारे मेहनत मशक्क़त करके अपना घर पाल रहे हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट वो होती है जो पब्लिक को बसाए, जो पब्लिक को उजाड़े, वो गवर्नमेंट नहीं है भाई। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, वो कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ एलजी साहब तक पहुँचाई जाए, हमारे घर को ना तोड़े, हमारी कॉलोनियों को रेगुलाइज करे। तो ये अब्दुल रशीद मलिक साहब थे हमारे साथ यहाँ पे, और यहाँ पे एक बच्ची भी है, इनसे भी बात करें। बेटा, क्या नाम है आपका? मोमिना। मोमिना, आपके मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख रहा था जिन दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आज चौथा दिन है। काफ़ी गुस्सा हो आप, क्या खास कारण है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे फेवर में या आम जनता के फेवर में नहीं कर रही है? गुस्सा तो ऑब्वियस सबका बनता है इस बात पे, जब हम सरकार को इलेक्शंस में जिता कर लाए थे, एक भरोसा विश्वास से ये सब वोटिंग करके लाए थे, तो सरकार आज अपने भरोसे और विश्वास पे क्यों नहीं है? आज वो हमसे हमारे ही हक छीन रहे हैं। हम सरकार को लाए थे, हम जब ये गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, जब ये आई थी आफ्टर कांग्रेस, तो हमें भी इसके मैनिफेस्टोज देख के हमें भी इस पर भरोसा हुआ था इस गवर्नमेंट पे कि हाँ ये अच्छा करेगी। इससे 370 लिया था ये कहकर कि हाँ ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करना चाहती है, इसलिए हम 370 आपसे ले रहे हैं, बिकॉज 370 के होते हुए हम आपकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आज 370 को हटे हुए इतने साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। और हमारे गवर्नर साहब है, आज वो इतने लाइक ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एवरीवन नोज अबाउट इट, ही इज़ वेरी गुड पॉलिटिशियन, बट द थिंग इज़ वो आज हमारे लिए, हमारे हक के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? आज वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके ट्विटर में हमेशा लोगों के हक के लिए हमेशा ट्वीट्स रहते हैं, आज ट्विटर पे उनके हमारे हक के लिए उनके ट्वीट्स क्यों नहीं है? आज जब हम इस गवर्नमेंट को लाए थे तो इस पर एक हमारा भरोसा था, इस गवर्नमेंट ने खुद बोलते कि ये हमारे भरोसे जीतेगी, लेकिन आज वो चीज़ दिख क्यों नहीं रही है? आज हम सब लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, द लेडीज़, किड्स, इवन जेंट्स, एवरीवन, इवन तो ग्रैंड पेरेंट्स भी सबके आज सफ़र कर रहे हैं। एवरीवन इज़ हेयर फॉर देयर इंसाफ। ये हर किसी को हक चाहिए, हर किसी को अपना घर चाहिए। लोग इतनी मेहनत के बाद अपने घर बनाए हैं इन लोगों ने, जिन लोगों के नीचे 2 दुकानें, 1 दुकान ऊपर घर है, अगर आप उनको भी एक कमर्शियल दुकान कहकर उनसे वो ले लोगे तो घर की जिनकी वहाँ से कमाई आती है वो कहाँ से कमाएंगे फिर? देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर मी टू दिस गवर्नमेंट दैट अगर आप लोग कोई चीज़, कोई नोटिस, कोई लॉ ला रहे हो तो आपको पहले ये भी देखना चाहिए कि उसके अराउंड सराउंडिंग और इन्वायरमेंट में कितने लोगों पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ऑलमोस्ट 100 कनाल से 100 मरला से ज़्यादा ज़मीनें हैं, आप उनसे आधी ज़मीनें ले रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज वो लोग लैंड ग्रैबर्स रह चुके हैं एक टाइम पे, तो यू आर लेटिंग देम बाय यू आर गेटिंग योर लैंड बैक फ्रॉम देम,
them because they grabbed that land years ago. But जो हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, इतनी मेहनत से जिनने घर बनाया है, ज़मीनें खरीदी हैं पैसे देके, आज हम तो ग्रैबर्स थोड़ी ना है। हम लोगों को जब एक जगह से हम लोग यहाँ आते हैं, जम्मू सिटी में आते हैं बाहर से फैमिलीज़, फॉर बेटर सर्वाइवल, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर सराउंडिंग। अगर आज यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलेंगी तो लोग फिर जम्मू सिटी भी कैसे डेवलप होगा? अगर आप जम्मू सिटी को भी स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो तो लोगों के हक ना लो ना आप उनसे। कह रहे हो एलजी साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, उनका तो एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों इतना डर है? देखिए, एक स्टेटमेंट देने में और इस चीज़ को एक्शन में बदलने में ना बहुत साल लग जाते हैं यूजुअली। तो हम चाहते हैं कि वो जब एक स्टेटमेंट उनने परसों दी है तो वो आज इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे वो स्टेटमेंट को? आज हमारे पास रिटन में क्यों नहीं आ रहा? आज हमारे पास रिटन में क्यों नहीं आ रहा? वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रही। हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, जैसे बाकी एरियाज़ को, बाकी 18 एरियाज़ को रेगुलाइजेशन मिली है, हमें भी रेगुलाइजेशन चाहिए बिकॉज वी वांट दैट थिंग। हमारा हक है, हमारे घर है, हमारी ज़मीनें हैं, इतनी मेहनत किया हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने, जो बाकी लोग हैं उनकी फैमिलीज ने इतनी मेहनत करके अगर एक घर बनाया था तो आज वो हमसे ना छीने ना, हमें भी रेगुलाइज करें ना जैसे बाकियों को किया है जम्मू सिटी में। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बात करने। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके इस पे क्या व्यू है। मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है और सुजमा में रहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अशरफ साहब, क्या दिक्कत है? आज 4 दिन हो चुके हैं, सरकार की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि आम लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। अब तो ये भी बात चल रही है कि 5 से 15 मरले तक के जो लोग हैं जिनके पास वो ज़मीनें हैं, जिन्होंने उस लैंड में घर बनाए हुए हैं, उनको तंग नहीं किया जाएगा। फिर इतना डर या घबराहट क्यों? देखिए डैंग साहब, ये जो बोल रहे हैं ना उसको ये एक्शन में नहीं ला रहे। ठीक है, आपने एक मेयरली एक दे दी, स्टेटमेंट दे दी, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप जो बोल रहे हैं ना वो आप कागज़ में भी दे सकते हैं, वाइट एंड ब्लैक में दे सकते हैं, बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक में आप उसको रिलीज़ कर दें, एक ऑर्डर दे दें, पब्लिक यहाँ से उठ के चली जाएगी। हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम अपने घर बंद रखेंगे, अपने स्कूल छोड़ दें, अपने हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो जाएं। हम इस शौक से तो नहीं आए ना, हम एक डर से आए हैं। 3-3 4-4 दिन हो गए हमारे घरों में खाना बना हुआ है। ठीक है, बिना खाने के भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, पर जब हमारे पास घर ही नहीं रहेगा हम सर्वाइव करेंगे कैसे? अशरफ साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो आम जनता यहाँ पे आ रही है, ये कुछ लोगों के द्वारा जो बरगला करके इन लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो लोग इनको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करें। ढंग साहब, इसका मैं एक ही जवाब दूंगा। आज के पढ़े लिखे ज़माने पे ना इतना दिमाग से पैदल कोई नहीं है कि जिसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन में एक इनका एक काम करने का वे आउट है कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ और हैं। ठीक है, ये हमारे साथ भी यही कर रहे हैं, ये हमारे अंदर फूड डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि छोटा बड़ा लग जाए। अब मुझे बता दो, JNK में कोई अंबानी अंडानी तो है नहीं, हम लोग अंबानी अंडानी नहीं है, ये एक क्लियर बात है। हम सब गरीब ही हैं। जब गरीब से आप छत ले जाओगे उसमें बड़ा छोटा रहता ही नहीं है। मकान जिसने बनाया उसने अपने पुश्तों की मेहनत से बनाया। किसी के बाप दादा ने बोरियां उठा के, किसी ने रेलवे स्टेशन पे काम किया, किसी ने फ्रूट मंडी में काम किया, किसी ने और जरियों से काम किया, किसी ने दुकान पे काम करके अपने परिवार को आज खड़ा किया कि उसके सर के ऊपर छत है, उसके बच्चे एक अच्छी एजुकेशन में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ हम बिल्कुल अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे सिर्फ एक ही हैं जो बीजेपी में हैं, और एक बीजेपी के एक बाबा जी हैं। पता क्या उनकी डोगरी में कहावत है, यार चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे था ना भरावा, ये बनने तेरे आगा हथ उठिया, तेरे बैठे गए ना जम्मू कश्मीर की हुई तबाही, हूँ उठ देख के तेरी जी जनता ने जिंदे को तू वोट मंगने उनका बेड़ा गर्क होई आ, उठ भरावा उठ। एक और है जम्मू के बाबा, वो आते जम्मू जम्मू जम्मू, ਉਹ ਭਰਾਵਾ बड़ा जम्मू जम्मू चींके हा वोट लैने वास्ते, उठ भरावा देख लोगों का बेड़ा गर्क होआ दा, लोगों के घर जा दे, लोगों के माल मवेशी रोने कुत्थे, लोगों खाना कुत्थों, तुस आखी ओढ़ते हो कि कमर्शियल नहीं तोड़ी लगे, घर नहीं तोड़ते कमर्शियल तोड़ लगे। और जिनका रैंक साहब एक चीज़ है, इनका एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, ये कहते हैं कि कमर्शियल हम ले लेंगे, आपके घर छोड़ रहे हैं, आप घर छोड़ दोगे। जिनके पास कमर्शियल है, 1 दुकान है, 2 दुकानें हैं, 3 भाई हैं, वो उसी से कमा रहे हैं, उसी से अपने परिवार को पाल रहे हैं। आप उनका कमर्शियल तोड़ देंगे, वो खाएंगे कहाँ से? एक तरफ से तो गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार की गवर्नमेंट कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन अदा कर रहे हैं, पिछले 4 साल फ्री राशन दे रहे हैं, 4 साल से। 19 में शुरू हुआ था वो कोविड के टाइम से, आज भी वो 2024 तक चलेगी ये आपकी स्कीम। जब आप अपने ही गवर्नमेंट अपने ही उसमें पार्लियामेंट में ये मान रही है कि 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, आप उन्हीं 80 करोड़ लोगों से छत भी छीन लोगे तो वो जाएंगे कहाँ? एक काम कर लो, एक मेहरबानी हम पे कर लो कि आप एक छोटा सा बम लाओ, बठिंडी सुजमा में फेंको, इनको मार दो, ज़मीन आप ले जाओ। इसका एक चीज़ और है, ये हमारी ज़मीनों पे क्लेम कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये ज़मीनें इनकी हैं, सरकारी हैं, फॉरेस्ट लैंड है। यार ये पब्लिक इनकी नहीं है,
ढंग साहब ये पब्लिक इनकी है, स्टेट बनती है पब्लिक से। जब पब्लिक नहीं रहेगी तो स्टेट को करोगे क्या आप लोग? आप चाहते हो कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, तरक्की कैसे करेगा? पहले आपकी पब्लिक तरक्की करेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, उनकी एजुकेशन होगी, अच्छी जॉब्स मिलेंगी, तभी उनका जो हमारा देश जो है तरक्की करेगा। आप किसी का घर उजाड़ दोगे, उसकी कम्युनिटी को ख़त्म कर दोगे, पूरा शहर पूरी बस्तियाँ ख़त्म कर दोगे और कहोगे कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम लोग उजड़ रहे हैं। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? सरकार से एक ही मांग है कि आप हमारे घरों, हमारे जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप इनको छोड़ दें। ठीक है, आपने जैसे बाकी कॉलोनियाँ जो हैं रेगुलाइज की हैं। भाई हम कोई सौतेली माँ के तो है नहीं, हम इसी JNK में पैदा हुए, हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हम कोई बाहर से तो आए नहीं है, ना हम पाकिस्तानी हैं ना हम चाइनीज़ हैं। अगर आप हमें ऐसा मानते हैं, वो भी आप रिटर्न में दे दो कि आप पाकिस्तान से आए हो, हम आपको अपना नहीं मानते। इवन के जो पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हैं उनको हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़मीनें दी हैं, रोज़गार दिए हैं, पर हमारे लिए इतना सौतेला व्यवहार क्यों है? आप हमारी ज़मीनों को छोड़ें, हम जो आप रेगुलाइज करने की उसकी फ़ी लगाएंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। हमने अभी तक आपने किसी भी बच्चे का, किसी हमारे बड़े लीडर का या हमारे बड़ों का कोई स्टेटमेंट सुना उन्होंने कहा होगा कि हम आपको रेगुलाइज फीस नहीं देंगे? सब मान रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, हम लोगों को हमारे घर मिल जाएंगे, हमारे घर बच जाएंगे। इससे हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सरकार से। रोज़गार आप दे नहीं रहे, ठीक है, तो जब आप रोज़गार नहीं दे रहे तो जो उनके पास है वो तो मत छीनो। आप भूखा मारना चाहते हो? नहीं तो हमें LG साहब एक स्टेटमेंट दे दें कि हमें इस JNK की पर पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है। ये भूखे मर जाएं, फांसी लगा के मर जाएं, सुसाइड करें, हम इनसे कोई सरोकार नहीं है। तो हमें क्लियर बता दें कि आप चाहते क्या हैं हमसे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत। थैंक यू साहब। तो ये थे मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि सुजमा के निवासी हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारे सरों से जो है, हमारे जो घरों की छत है उसको ना छीना जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आ रही है हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में भाग ले रही एक बच्ची भी है। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं, ये बच्ची है यहाँ पे, इससे बातचीत करेंगे। ये यहाँ पे क्यों आई हैं और अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्यों यहाँ पे आई हैं इस प्रोटेस्ट में? बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफरीन है, हम जम्मू के रहने वाले हैं। आफिया, आप क्यों यहाँ पे आए हो? आप पढ़ते हो? यस सर, हम पढ़ते हैं, मैं 5th क्लास में हूँ। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपने घर बचाना चाहते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। हम 4 दिन से लगातार यहाँ पर आए जा रहे हैं, मगर फिर भी हमारी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। फिर भी गवर्नमेंट घर तोड़ने पे लगी हुई है। फिर भी गवर्नमेंट ने कश्मीर में भी घर तोड़ दिए हैं इधर। अब इधर से गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी। पहले गवर्नमेंट बड़े लोगों के घर तोड़ेगी, फिर उसके बाद छोटों के तोड़ेगी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 10 साल है। कितनी? 10 साल। 10 साल? इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो? सर क्या करना पड़ेगा, घर के लिए तो अब बोलना ही पड़ेगा ना। घर अगर घर रहेगा तो घर तोड़ देंगे तो हम फीस कहाँ से भरेंगे स्कूल की? आप ये बताइए पहले। हम इसलिए तो कह रहे हैं हम आपको, अगर ये पहले बड़े लोगों का घर तोड़ेंगे, अगर इन्होंने बड़े लोग, अगर छोटों ने नहीं बोला तो फिर ये छोटे का भी तोड़ देंगे। अभी तो ये कह रहे हैं हम नहीं तोड़ेंगे छोटों का, मगर बड़ों का भी तो नहीं तोड़ना चाहिए ना। क्यों तोड़ना चाहिए बड़ों और छोटों का? नहीं तोड़ना चाहिए उनका भी घर किसी का भी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ जी, अगर घर तोड़ देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो बड़े बड़े घर के हैं? वो भी तो रहने चाहिए ना। हमारे घर तोड़े, हम तो रोड पे आ जाएंगे, हम तो कहीं हम ऐसे ही कबाड़ खाने में आएंगे, हम कहाँ रहेंगे? हम भीख मांगेंगे। और जिन घर हैं इतने बड़े बड़े हैं, वो भी कहाँ रह पाएंगे? आप खुद बताइए। मोदी सरकार ने बोला हुआ था बल्कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज वही लड़कियां नारे लगा रही हैं यहाँ पर बैठी हुई है रोड पे। अब आप खुद देखिए, अगर हम भी कुछ बोलेंगे तो मोदी सरकार तो सुन रही हैं। अगर हम क्या कर सकते हैं? अब आप ही बताइए। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, फिर भी ये स्टेट लाइन कह रहे हैं। बल्कि जब 50 साल पहले जब यहाँ पर लोगों ने घर बनाना स्टार्ट किए, तब इनको कुछ नहीं दिखाई दिया। तब गवर्नमेंट कहाँ थी? तब गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिखाई दिया। अब जब यहाँ पर 50 साल के बाद जब गवर्नमेंट आने लगी, जब गवर्नमेंट को पता चला, बल्कि इनको बहुत साल हो गया, अब इनका घर लेंगे, हम छीनेंगे। अब इनका घर जब ये छीनने लगे, हमारे घर छीनने लगे, तब ये अब बोलने लग गए हैं। सरकार तो बोल रही है ना, सरकार आपकी बात तो सुन रही है ना, इसीलिए तो सरकार कह रही है कि जो 5 से 15 मरले में जिनके मकान बने उनको नहीं तंग करेंगे। फिर भी डर है आपको? डर अगर ये कह रहे हैं, बस बोल रही है ना। अगर हमें लिख के देंगे बड़े घर में नहीं तोड़ेंगे ना छोटे, हमें लिख के देंगे फिर हम मानेंगे ना। हम ऐसे नहीं मान सकते। अच्छा, तो तब तक आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा? हाँ जी सर, हम क्यों ना 10 दिन ही लगा लें, हमारे घर नहीं टूटने, हम घर टूटने। पढ़ाई कौन करेगा? सर पहले घर जरूरी है या पढ़ाई? आप खुद बताइए ना। अगर हमारे पास घर ही नहीं, हम पैसे कहाँ से भरेंगे स्कूल में? आप खुद बताइए। IDPS का नाम आ गया, IDPS का कहीं स्कूलों में तो नाम आ गया, स्कूल भी तोड़े जा रहे हैं।
हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा। हमने सोचा था कुछ कहीं फ्यूचर बनाएंगे अपना बड़े बड़ा होके, मगर अब तो ये फ्यूचर ही बना यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ही तो फ्यूचर एंड हो रहा है हमारा। तो क्या कहना चाहोगे एलजी साहब से, मोदी साहब से, क्या कहना चाहोगे, क्या मांग करोगे? हम कहना चाहते हैं ये कानून बंद करिए, गंदे कानून बंद कर दीजिए प्लीज़। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, ये कानून बंद कीजिए, गंदे कानून बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ये जो कर रहे हैं ना, ये आप जो तोड़ रहे हैं ना, इससे हमारे घरों हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। हम कहाँ फीस देंगे। हम 3 दिनों से हम रोए जा रहे हैं, हम 7 दिनों से रोए जा रहे हैं। हम सोए नहीं अच्छी तरह, हमें डर है बल्कि रात को ना तोड़ के आ जाए, ये हमें इतना डर है। क्या नाम है पुत्र आपका? रेहान। रेहान, आप कह रहे हो कि जब तक रिटर्न में नहीं आएगा, आपको इतना डर क्यों है? आप तो छोटे बच्चे हो यार, आपको क्या डर है इतना? नोटिस आए होते हैं ना, जब जिस जिनके घर में नोटिस आए हो तो उनको नींद ही नहीं आती है पहली बात तो। घर में नोटिस आया? हाँ जी, आया हुआ है। अच्छा। देखो गवर्नमेंट होती किस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट को हमने बनाया क्यों? हम लोगों ने, हमने गवर्नमेंट को क्यों बनाया हुआ है कि हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही, कौन सी फैसिलिटीज़ दे रही है? स्कूल की फैसिलिटीज़ दे रही, पानी के बिल हम भर रहे हैं, हर चीज़ हम भर रहे हैं, तो ये क्यों तोड़ रही है हमारे मकान? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं टूटने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे घरों से जो है हमारे घरों के छत ना जो है उखाड़े जाए, हमारा फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, हमारा फ्यूचर जो है वो क्या होगा। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ शिवसेना के सारे जो नेतागण हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, वो जुड़ चुके हैं और यहाँ पे ईदगाह में हम मौजूद हैं मलिक मार्केट में, और ये भी यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे मनीष साहनी जी। सर, शिवसेना भी आज इन लोगों के समर्थन में आई है और कहीं ना कहीं बड़े सारे लोग हैं जो सरकार में हैं या भाजपा में हैं, वो ये कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे ज़्यादा विशेष कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कब्ज़ाधारी हैं। आप इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं? देखिए, जनता को जब जब तकलीफ़ आती है, जनता के साथ जब जब विश्वासघात हुआ है, जन मुद्दों के प्रति हमेशा शिवसेना आगे रहती है। जो ये पाकिस्तान या इस तरह की बात करते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। अगर पाकिस्तान है तो फिर आपने बसने क्यों दिया? आज केंद्र में आपकी सरकार है, अगर ये इस तरह का है तो आप इन लोगों को हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाते? इन लोगों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजते? एक तरफ तो आप खुले कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप इनको जो है यहाँ पर बसा भी रहे हैं, तो ये बेकार की बातें हैं। इन बातों के ऊपर ना हम कोई विश्वास करते हैं। हाँ, ये हिंदुस्तानी है और ये आज दर्शा रहा है, आप देख रहे हो कि इन्होंने हाथ में तिरंगे भी पकड़ रखे हैं। देश की शान तिरंगे इन लोगों के हाथों के अंदर हैं। ठीक है, तो अब समर्थन की बात करते हैं। हम राजनीति से ऊपर उठकर जनता के मुद्दों को समर्थन करने यहाँ पहुँचे हैं। बठिंडी में भी आए हैं, इससे पहले RSपुरा में, जहाँ जहाँ सरकार ने इनके ऊपर जो है कार्रवाई करने की कोशिश की, गरीब और आम लोगों को तंग करने की कोशिश की, शिवसेना हमेशा वहां पर उस जगह पर पहुंची है। जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो वादे किए गए थे, वो तमाम वादे आज जुमलेबाजी साबित हो रहे हैं। हमें वादा किया गया था विकास का, हमें वादा किया गया था रोजगार का। हमें ये नहीं कहा गया था कि आपके आशियाने भी ढा दिए जाएंगे। हमें ये नहीं कहा गया था कि आपके रोजगार छीन के बाहरी लोगों को दे दिए जाएंगे। तो पहले आपने रोजगार छीने, शिक्षा का अधिकार छीना, हमारे मतदान का अधिकार छीना। अब गरीब और आम लोगों ने जो वर्षों से, कई दशकों से छोटी छोटी अपनी छत बना रखी है, अपने आशियाने बना रखे हैं, अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर उन्होंने वो छत बनाई है, तो उनको भी आप ढाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तो LG प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसी प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से इनको नोटिस आता है। यानी क्या उच्च अधिकारी LG प्रशासन के आदेशों की, निर्देशों की, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? LG प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए इन कॉलोनियों को रेगुलाइज करना चाहिए। सरकार जनता द्वारा बनाई जाती है, जनता के हित के लिए काम करने के लिए होती है, ना कि जनता को बर्बाद करने के लिए, जनता पर सड़कों पर आने के लिए। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार इनके मकान ढा देती है, ये सड़कों पर उतरते हैं, तो ये लोग कहां जाएंगे? और उस ज़मीन को, जो आप ज़मीन खाली करवा रहे हो, उसका आप क्या करने वाले हो? क्या वही आप अपने सूट बूट के दोस्तों को वो ज़मीन अलॉट करोगे? जो जम्मू कश्मीर की संस्कृति और यहाँ की जो आवाम है, ये कहाँ जाएगी? हमें बहुत फ़ख्र के साथ हम कहते थे कि हम देश के उस राज्य में रहते हैं जो राज्य देश का ताज है, जिसको जम्मू कश्मीर को देश का मुकुट कहा जाता था। और
खुशहाल राज्यों की सूची में शामिल होता था। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर खुशहाल राज्यों में से एक था, मगर आज निराशा है, हर तरफ निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। कोई भी सड़क, कोई भी चौराहा ऐसा नहीं है जहां अपनी मांगों को लेकर लोग सड़कों पर नहीं हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। एक बार फिर आपके माध्यम से मैं एलजी प्रशासन से अपील करता हूं कि इन लोगों को उजाड़ा ना जाए, राहत दी जाए। अगर आपने कार्रवाई करनी है, जैसा कि आप कहते हो, बड़ी मछलियों के ऊपर कार्रवाई करें, उनसे जो है अवैध ज़मीनें खाली कराई जाए, ना कि उन लोगों से जिनको सरकार ने ही ज़मीनें लौट की। बिल्कुल। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, भाजपा का एक बड़ा अच्छा स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियाँ भी यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं और 4 दिन से लगातार बैठी हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन माताओं बहनों को, मेरी छोटी छोटी बहनों को डर है, मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं हमारा घर आज नहीं तो कल टूटेगा। मैं एलजी साहब से यही अपील करूँगी कि इनको ये डर से हटाया जाए, इनको अपने घर में वापसी दी जाए। इनके मन में जो डर बैठा हुआ है, देखिए, जो आज ये माता बहनों घर का काम नहीं खत्म होता था, आज वो अपने घर से निकल के यहाँ बैठी, इनको मन में डर, तभी वो यहाँ बैठी है। मैं तो यही अपील करूँगी कि इनको अपने घर में वापसी की जाए। तो ये जो स्लोगन्स लगाए जाते हैं, क्या रियलिटी में होते हैं? उनके स्लोगन्स आज झूठे साबित हो रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, मगर करके दिखाओ तो वो बात बनती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवसेना की पूरी टीम यहाँ पे आई है। मनीष साहनी जी यहाँ पे खुद आए हैं, प्रेसिडेंट हैं शिवसेना जम्मू कश्मीर के। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार पिछले 4 दिनों से, यहाँ पे जो लोग स्टेट लैंड्स के लेकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे बठिंडी सुजमा मलिक मार्केट छन्नी रामा के लोग यहाँ पे ईदगाह मलिक मार्केट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका समर्थन करने के लिए शिवसेना पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुँची थी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बट क्योंकि आपने प्रोटेस्ट करते हुए किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई बाधा नहीं क्रिएट की, कोई रोड नहीं ब्लॉक की, जैसा जैसा आपको समझाया गया आपने वैसा किया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एडीसी जम्मू हरविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैं कह रहा हूँ, तो जो आपने ये नोटिस वगैरह निकले, आप आए यहाँ, तो इसको हम ऑफिशियली समझे भाई आज से नोटिस जो निकाले हैं वो खत्म किए गए। पहले हम पुराने वालों पे कार्रवाई करेंगे, फिर हम नए देंगे, ठीक है? मतलब श्योर समझे हम भाई, जो आप पहले हम पुराने वालों पे करेंगे, फिर हम कुछ और उसके बाद देखेंगे। सर, पुराने नोटिस की जो बात जी बिल्कुल, पुराने नोटिस की जो बात की जा रही, क्या किया जाना उस पर, मतलब कार्रवाई किस तरह की? देखिए, पुराने नोटिस जो निकले थे उस पर हमने जवाब लिए हैं। हमारे पास 6 जवाब आ चुके हैं। हम अब क्योंकि कल तक का टाइम था, तो हम उनको स्क्रूटिनाइज करेंगे और उसके बेसिस पे जो लीगल होगा उस हिसाब से आगे चलेंगे। जी, तो ये जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनके द्वारा मेमोरेंडम सौंपा गया है, इस पे क्या निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, मेमोरेंडम अभी हम जाके इसे पढ़ेंगे और हमने एक एश्योरेंस दिया है कि इसे हम हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे और जो भी इस पे सीनियर ऑफिशियल्स, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, वो जो डिसीजन लेंगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, तो इन लोगों के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका? आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन बना के रखें। जैसे आपने तिरंगा उठाया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे हम ऑफिशियल हों, चाहे हम पब्लिक हों। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ताउन करते रहें और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कभी किसी जो एक जेन्युइन आदमी है, जो कंडीशंस के मुताबिक जो अगर इसमें फंस गया है, तो उसके साथ कभी अन्याय ना हो। सर, पहले जो नोटिस निकाले गए थे, उसके बाद फिर से कुछ नोटिस निकाले गए जिससे इन लोगों में जो है घबराहट बनी। देखिए, तो क्या ऐसा नहीं है, आप अगर उन नोटिस की डेट देखेंगे, वो सेम डेट को निकले हैं, वो पहुंचा थोड़ा लेट है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ, आज के बाद कोई नोटिस निकाले जाएंगे? अभी पहले हम पहले वालों पे देखेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडीसी जम्मू हरविंदर सिंह जी, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये जो मेमोरेंडम सौंपा गया है, इस पे जो है पूरा बैठ करके जो बात की जाएगी और जो भी लोगों के फेवर में होगा वो कार्रवाई जो है की जाएगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। वार्ड नंबर 74 के कॉरपोरेटर सोबत अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अभी हम मलिक मार्केट ईदगाह में मौजूद हैं, जहाँ पे ये सारा सुबह से ही जो है आज चौथा दिन है प्रोटेस्ट जो है लगातार। यहाँ पे जो सुजमा बठिंडी चौदी या बाकी सब एरियाज़ के छन्नी रामा के लोग हैं, वो यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सब क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है? एक बार हमने आपका इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था कि लोगों के, आम जनता के घरों पे जो है कभी भी हम बिल्डोज़र नहीं चलने देंगे, और आप हमेशा इन लोगों के साथ में हैं, प्रोटेस्ट के साथ में हैं। और जो मेमोरेंडम आप सौंपने जा रहे हैं, क्या है वो मेमोरेंडम और क्या कुछ मांगे उसमें रखी गई हैं? देखिए, पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये 3 दिन से
ये पीसफुल प्रोटेस्ट सुजमा बठिंडी मलक मार्केट एडजॉइनिंग एरिया चौधरी एरिया से काफ़ी मलक मार्केट और नरवाल से लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठा होकर बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट ये रोज़ करते हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ आते हैं। आने का मकसद, इकट्ठा होने का मकसद और मुद्दा इनका एक ही है कि किसी भी इंसान को बेघर, किसी का आशियाना ना उजाड़ा जाए। आज का जो मकसद है इकट्ठे होने का, या 2 या 4 दिन से जो कंटिन्यू इकट्ठे होने का है, एक ही मकसद है कि ये ना किया जाए। बाकी जो आपने हमें ये बोला कि आपने मेमोरेंडम दिया है या देना है, उसमें डिमांड क्या है? देखिए, हम बड़ा क्लियर कट बोलते हैं क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कुछ एरिया इसमें आगे है। कॉरपोरेशन का हिस्सा आने से लोगों को जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, साफ़ सुथरा पानी का दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम अगर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साइड हम वो बात करते हैं, दूसरी साइड हम उनको उजाड़ने की बात करते हैं, उनके घर तोड़ने की बात करते हैं। उस पर हम यकीनदानी भरोसा नहीं करते। कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, हमने गवर्नमेंट से पहले भी अपील की थी, आज भी करते हैं आपके ज़रिए कि उसको सिंप्लीफाई कीजिए। जो जेन्युइन फीस आप ले लीजिए। अगर तोड़ के आपने, वो आपकी मंशा क्या है वो तो बताइए कि आपने किसी का 2 कनाल का प्लाट या 10 कनाल का प्लाट खाली करके या मरले का प्लाट खाली करके उसमें क्या बनवाना चाहते हैं। अगर आप कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, स्टेट लैंड पड़ी है खुली। अगर कोई ऐसी पार्क बनाना चाहते हैं, स्टेट लैंड पड़ी है खुली। अगर कोई आप ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जो जम्मू के हित में हो, जम्मू कश्मीर के हित में हो, कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो लोगों के फ़ायदे में हो, तो बहुत सी हमारे पास लैंड अवेलेबल हैं जो कि बना सकते हैं। लेकिन किसी का आशियाना, किसी ने घर 2-2 साल से 10-10 साल बन जाते हैं घर बनाने की, दादा परदादा की पूरी बुज़ुर्गों की मेहनत लगी होती है, तो अगर उसको इस तरह का करे तो वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आपके ज़रिए सरकार ये भी तो कह रही है, वर्बल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि आम लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, बिल्डोज किया जाएगा, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 5 से 15 मरले तक के जो लोग हैं, जो मकानात बने हुए हैं, उनको जो है रेगुलाइज करने की या कोई पॉलिसी उनके लिए फ्रेम की जाएगी। फिर इतना डर या खौफ क्यों? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ जिनको कहा जा रहा है, लैंड ग्रैबर कहा जा रहा है, उनके खिलाफ़ अगर कार्रवाई होती है तो डर किस बात का? देखिए अरफाज साहब, बात ऐसे है, हम भरोसा करें तो करें किस पर? करें तो करें किस पर? जब नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन हुई, नोटबंदी हुई, तब इन्होंने, गवर्नमेंट ने ही कहा था कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन कोई तो ना पकड़ा। यही गवर्नमेंट, यही लोग जिसके पास 100 करोड़ था तो 30 करोड़ 2 बाइट होके आ जाता था, यही लोग लोगों को फैसिलिटी देने के लिए तैयार थे। आज बताएं, एक बीजेपी वाले जो रूलिंग में हैं, जम्मू वाले बताएं, हिंदुस्तान में कोई बताएं कि जो इन्होंने चोर पकड़े हैं, जो चोर सामने लाए हैं। आज जाकर वो गरीबों पर ही गाज गिरी। गरीब हॉस्पिटलों में मर गए, गरीब ट्रांसपोर्टर मर गया, ट्रेडर मर गया, हमारा ऑटो यूनियन मर गई, हमारे दुकानदार मर गए, हमारे रेडी शिकारे रक्शे वाले मर गए, क्योंकि इन पर भरोसा ही नहीं है। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। अगर कोई ये इस तरह का ये वर्बली आर्डर कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं करते। हमने आपके ज़रिए अपील की है कि आप गवर्नमेंट का कोई हमारे साथ नुमाइंदा बैठाए कि जिसने मकान दुकान बना ली है, चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, अगर उसमें आपने वो कोई रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उस लैंड की पूरी वैल्यू बताएं, उस लैंड की वैल्यू कितनी है। अगर वही वैल्यू ये रेगुलाइज कर दें, परमानेंट कर दें, उनको गवर्नमेंट उसका मालिकाना हक दे दे, वो रेवेन्यू इतना पैसा जनरेट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पूरा जो एरिया परेशान लोग हैं, अगर तोड़ फोड़ पे कोई यकीन करता है, ये बिल्कुल तय नहीं है। ये इस तरह के लोगों को उजाड़ना, लोगों को बेघर करना, हम इस पर, गरीब के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए। अमीर और गरीब के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए। जिसने ने भी मकान बनाया है, अमीर ने भी मकान बनाया, हो सके उस गरीब की वजह से उस अमीर का, या उस अमीर की वजह से उस गरीब का चूल्हा चलता हो। मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने नीचे दुकानें बनाई है तो ऊपर मकान होगा, वो रेजिडेंशियल कम कमर्शियल हो गया, कमर्शियल कम रेजिडेंशियल हो गया। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये रेजिडेंशियल है इसको तोड़ दो, या ये कमर्शियल है इसको तोड़ दो। हम बोलते हैं कि कोई भी नहीं टूटना चाहिए।
एक ही सिंपलीफाई है कि इनको रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करके इनका जो हक हकूक है इनको दिया जाए ताकि वो रेवेन्यू जनरेट हो जाए, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास है, लोगों को रिलीफ मिल जाए। मेमोरेंडम जो देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या मांगे रखें? मेमोरेंडम में एक ही बात है कि जो लोग 100 साल से बैठे हैं, 70 साल से बैठे हैं, जो लोग कोई बाहर, कोई अफगानी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, सारे लोग यहाँ के हैं, तो उनको रेगुलाइज करने का एक ही दिया जाए। जी जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडीसी जम्मू जो है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बातचीत करने के लिए जो है एडीसी जम्मू भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एडीसी जम्मू जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है एडीसी जम्मू को यहाँ पे भेजा गया है और एडीसी जम्मू को जो है ये कमेटी के जो मेंबरान हैं वो यहाँ पे मेमोरेंडम जो है वो सौंपेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडीसी जम्मू के बिल्कुल सामने यहाँ पे जो है ये लगातार जो है नारे भी जो है लगाए जा रहे हैं। कैसे